हेलो पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस में। मैं डॉक्टर निमेश कुमार शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित होने वाले एग्जामिनेशन एसीएफ रेंजर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 के कोर्सेस में। तो पेपर 1 पार्ट 3 इंटेलिजेंस टेस्ट लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है संचार तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं कि द पढ़ंतु क्लासेस द्वारा आयोजित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आप अभी भी यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप हमारे इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट thepadhantu.com के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 18 पेपर होंगे, जिसमें 14 पेपर जो हैं वो सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज है, जबकि आखिरी के जो 4 पेपर हैं वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित होने वाली रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एसीएफ रेंजर 2020 एग्जामिनेशन के मॉडल के अनुसार ही है, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो यदि आपने अब तक हमारा टेस्ट रजिस्टर नहीं किया है तो आप हमारे वेबसाइट thepadhantu.com में जाकर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको 2000 प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा और आप जो हमारे पहले के पेपर जो 15 जुलाई से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं, तो 15 जुलाई से लेकर अब तक के जो भी हमारे पेपर हो चुके हैं आप उनका भी टेस्ट दिला सकते हैं और उनके मॉडल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस कोर्स में, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल होने वाले स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से हमारे द पढ़ंतु क्लासेस द्वारा तैयार की गई करंट अफेयर की मैगजीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगा और साथ में आपको एक पूरे दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी सुविधानुसार कभी भी टेस्ट जो है वो एनरोल करके दिला सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क पर, सभी स्टूडेंट की सुविधाओं को देखते हुए नाम मात्र के शुल्क पर इस टेस्ट सीरीज का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कवर करते जाएंगे और साथ में छत्तीसगढ़ पीएससी के एसीएफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017 के पेपर में जिन प्रश्नों को पूछा गया था इस टॉपिक से, लास्ट में हम उन प्रश्नों को उत्तर सहित देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण या कम्युनिकेशन। संप्रेषण या कम्युनिकेशन अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कम्युनिकेशन लैटिन के कम्युनस शब्द से निकला है या लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया गया है बोलने से, लैटिन से लिया गया है। इसको कम्युनिकेशन होता है, इसमें इसका अंग्रेजी शब्द जो है कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन शब्द बना है लैटिन के वर्ड कम्युनस से और कम्युनस का मतलब होता है कॉमन या सामान्य। संप्रेषण या कम्युनिकेशन को विचारों, मतों, सूचनाओं के बोलने, स्पीकिंग, लिखने, राइटिंग या संकेतों या चिन्हों, सिंबल्स द्वारा प्रदान करने से परिभाषित किया जाता है। ठीक बात है। थॉट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। उन इंफॉर्मेशन को बोलने से, लिखने से या संकेत द्वारा जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो आदान प्रदान हम करते हैं सूचनाओं का, उसी से इसको परिभाषित किया गया है। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचना या अनुभव के आदान प्रदान को, एक्सचेंज को ही संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण में एक व्यक्ति दूसरे के साथ सामान्य समझ स्थापित करने का प्रयत्न करता है। मानव संप्रेषण, ह्यूमन कम्युनिकेशन, विभिन्न स्थितियों में घटित होता है, जो प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हो सकता है, वैयक्तिक पर्सनल हो सकता है, इम्पर्सनल अवैयक्तिक भी हो सकता है। सारे यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ये जो की पॉइंट्स है इन्हें ध्यान रखना है। इन्हीं की पॉइंट की हेल्प से आप एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखिए, अधिकतर संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संदर्भों में ही होता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी बोला जाता है संप्रेषण के साथ साथ, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था हेडिंग पे। तो यह अंतर्वैयक्तिक कौशल से डायरेक्टली रिलेटेड है। कौन? कम्युनिकेशन। चाहे वह संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच हो या छोटे समूहों में हो, दो व्यक्तियों के बीच या छोटे समूहों में, स्मॉल ग्रुप्स में हो तो भी। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को परिभाषित करना कठिन है। सामान्यतः इसका अर्थ अनुबंध होता है। ठीक है, अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अनुबंध होता है। हमारा किसी से संबंध उसके साथ किसी विशेष प्रकार की आपसी प्रतिक्रिया करने का समझौता होता है। ध्यान रखिएगा, हमारा किसी से जो संबंध है, संप्रेषण के अंतर्गत इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके साथ किसी विशेष प्रकार की आपसी प्रतिक्रिया करने का एक समझौता होता है। इसमें दो मित्रों, माँ बाप, बच्चों, अध्यापकों, विद्यार्थियों के बीच के संबंध आते हैं। अब देखिए, ये एग्जाम्पल से आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संबंध या इंटरपर्सनल रिलेशन का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे दो फ्रेंड्स में जो कम्युनिकेशन होगा, या माँ बाप में जो कम्युनिकेशन होगा, बच्चों में कम्युनिकेशन होगा, अध्यापकों में आपस में कम्युनिकेशन होगा, विद्यार्थियों के बीच संबंध होंगे, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इंटरपर्सनल रिलेशन के अच्छे उदाहरणों में से है। इंटरपर्सनल रिलेशन या अंतर्वैयक्तिक संबंधों के प्रभाव सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशन पर भी पड़ते हैं, जैसे पसंद को लेकर या आपसी समझ को लेकर या विश्वास संबंध को लेकर के। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को प्रभावित करने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो प्रमुख कारक हैं, वो क्या है वो एक बार देखें। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो प्रमुख कारक में सबसे पहले आता है एटीट्यूड। इंटरपर्सनल रिलेशन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो एक कारक है वो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है। दूसरा कारक जो है वो रूढ़ी है। तो देखिए, ये रूढ़ी शब्द आपने सुना होगा, रूढ़ीवादी यानी पुरानी किसी सोच को लेकर उस पर ही हमेशा अमल करना, उसको हर जगह पर उसके साथ रिजिड रहना। ठीक है, इंग्लिश में इसको कंजर्वेटिव इसका पर्याय है। और पूर्वाग्रह या प्रिजुडियस। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में कौन कौन से हैं? पहला हमने देखा अभिवृत्ति, दूसरा रूढ़ी और तीसरा है पूर्वाग्रह। अब देखिए, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है संचार में या अंतर्वैयक्तिक कौशल में, वो आता है मानव संप्रेषण की स्थितियां। ठीक है, पहला है द्विवैयक्तिक। द्विवैयक्तिक संप्रेषण दो व्यक्तियों में होता है, द्विवैयक्तिक। ठीक है, दूसरा छोटा समूह। जब संप्रेषण में दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जैसे परिवार के सदस्य हो गए, पड़ोसी हो गए, सहयोगी हो गए, इस प्रकार का संप्रेषण इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, छोटा समूह कहलाता है। सार्वजनिक या पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन की बात करें तो पब्लिक कम्युनिकेशन अधिक औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। यह सार्वजनिक स्थानों में, जैसे सभागार में, जैसे विद्यालय प्रांगण में, जैसे मंदिर में आदि, यानी पब्लिक प्लेसेस पे होने वाला कम्युनिकेशन। ठीक है, जो फॉर्मल होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन सार्वजनिक या पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। संगठनात्मक, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी काम से आते जाते हैं, तो इन सभी जगहों पर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। वहां पर होने वाली बातचीत, वहां पे होने वाले कम्युनिकेशन संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा हमें, उद्योगों में, है ना, हॉस्पिटल्स में, चिकित्सालयों में, शासकीय विभागों में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, सेना में, ठीक है, आर्मी में, विद्यालय आदि में व्यवहृत होता है। यानी वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम संगठनात्मक कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन या संगठनात्मक संप्रेषण कहते हैं। इन संगठनों में संप्रेषण औपचारिक होगा, संरचित होगा, श्रेणीबद्ध होगा तथा प्रायः बहुत से चैनलों से युक्त होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान पे रखेंगे कि ये जो संगठनात्मक है, जो ऑर्गेनाइजेशनल है,
इसमें ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठनों में जो कम्युनिकेशन है वो औपचारिक, संरचित, श्रेणीबद्ध और बहुत से चैनलों से युक्त होता है। भाई देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हमें पर्टिकुलर किसी सब, चलिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि शासकीय विभाग में हमें किसी एक अधिकारी के पास किसी काम से जाना है, तो हम उस चैनल को फॉलो करके ही जा पाएंगे। हमें उस तक अपनी बात पहुंचाने के पहले जिन नीचे कर्मचारियों या अधिकारियों के माध्यम से उस तक पहुंचना है, तो उस प्रारूप के अनुसार या आवेदन देकर या अपॉइंटमेंट लेकर इस प्रकार के चैनल को हम फॉलो करके उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम या अपनी बात रख पाएंगे। तो इसीलिए दिया हुआ है कि ये बहुत से चैनलों से युक्त होता है। उसके बाद आता है जनसंचार। जनसंचार सबसे अधिक औपचारिक, ठीक है, अवैयक्तिक, फॉर्मल, इम्पर्सनल और एक तरफा यानी वन साइडेड होता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पुस्तकें और चलचित्र या सिनेमा इत्यादि साधन आते हैं। देखिए, ये जितने एग्जाम्पल दिए इनसे समझ में आ रहा है कि ये जो जितने भी माध्यम हैं, यहाँ से सूचनाएं हमें एक तरफा मिलती है। भाई रेडियो से सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, लेकिन हम सेम टाइम पर रेडियो से कोई कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। दूरदर्शन यानी टीवी में भी हम कन्वर्सेशन तुरंत नहीं कर पाते। हम श्रोता हैं, हम रिसीवर हैं, हम उस दिए गई सूचनाओं को लेते हैं, प्राप्त करते हैं। समाचार पत्र से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसीलिए बोला गया है ये वन साइडेड है, ये फॉर्मल है, ये इम्पर्सनल है और ये वन साइडेड होता है। ये जनसंचार कहलाता है। ठीक बात है। जनसंपर्क में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के प्रयत्न सम्मिलित होते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल दे रहा है यही से समझ में आता है कि हम जानते हैं कि ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी सूचनाओं के लिए, इन सभी माध्यमों के लिए बहुत से व्यक्तियों का प्रयास और प्रयत्न जुड़ा होता है, तभी इस माध्यम से हम तक सूचनाएं पहुंच पाती हैं। तो जनसंपर्क में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया। तो जो संप्रेषण प्रक्रिया है ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के जो प्रमुख तत्व की यदि हम बात करते हैं, तो प्रमुख तत्व जो हैं इसके 8 होते हैं। ये 8 प्रमुख तत्व हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। पहला है स्रोत या सोर्स, ठीक है। दूसरा है संदेश या मैसेज। तीसरा है संकेतन या एनकोडिंग। चौथा है मार्ग या सरणी, पाथ। पांचवा है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। छठवां है डिकोडिंग। सातवां है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। और आठवां है नॉइस या शोर। ठीक बात है। सोर्स, देन मैसेज, देन एनकोडिंग, देन पाथ, देन रिसीवर, देन डिकोडिंग, देन फीडबैक एंड लास्ट में शोर या नॉइस। इसको फर्स्ट लेटर के माध्यम से एक शब्द बनाकर याद रख सकते हैं। S M E P R D F और N। तो ये फर्स्ट लेटर से हमें थोड़ा सा याद रखने में या क्रम को भी याद रखने में हमको थोड़ी सी आसानी होगी। इनके फर्स्ट लेटर से जब तक हमें शब्द पूरे अच्छे से याद ना हो, तब तक कम से कम पहचानने के लिए हमें ये शब्द, हमें ये सीक्वेंस हेल्प करेगा। चलिए आइए देख लेते हैं अब इनका थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेलिंग। देखिए, स्रोत की बात पहले करते हैं। स्रोत किसी मैसेज का जन्मदाता होता है। ठीक बात है। सोर्स, जहां से हमें मैसेज मिलता है, तो सोर्स जो है वो मैसेज का जन्मदाता कहलाता है। ठीक है। यह संचार की शुरुआत करता है। इसके पास संप्रेषित करने के लिए रिक्वायर्ड मैसेज होता है। संदेश भेजने वाला स्रोत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, दोनों चीजें हैं। जो संदेश भेजेगा जरूरी नहीं है कि वही उस संदेश को क्रिएट करने वाला हो, उसका क्रिएटर हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि संदेश भेजने वाला केवल माध्यम है, मीडिएटर है, और उसे किसी अन्य सोर्स से उस तक मैसेज आया है, यानी क्रिएटर कोई और है और सेंडर कोई और है। ये डिफरेंस पॉसिबल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब विद्यालय के प्रधानाचार्य
कोई उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुआ संदेश देते हैं तो वे उसके सोर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो वे उसके क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। ठीक है। जब प्रधानाचार्य अपना निजी संदेश देते हैं तब वे स्वयं स्रोत बन जाते हैं। ठीक है। देखिए दोनों चीजें समझ में आ रही है। यानी प्रिंसिपल के पास यदि कोई इंफॉर्मेशन आई हायर अथॉरिटी से, ठीक है, या किसी उच्च अधिकारी से, तब उस कंडीशन में आपको प्रिंसिपल एक मीडिएटर की तरह उस मैसेज को आपको देते हैं। ठीक है। तो वे उस कंडीशन में क्या है? सोर्स हैं। लेकिन किस मतलब सोर्स तो है लेकिन किस फॉर्म में? वो मीडिएटर के फॉर्म में है। लेकिन जब प्रिंसिपल अपना पर्सनल मैसेज देते हैं, ठीक है, यानी जब वो स्कूल के अंदर के किसी ऑर्डर को निकालते हैं तब वे उस कंडीशन में क्रिएटर भी वही होते हैं और मैसेज देने वाले सोर्स भी वो खुद ही होते हैं। तो देखिए दोनों चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैसेज या संदेश की। संदेश वह उद्दीपन है जो स्रोत प्राप्तकर्ता को प्रेषित करता है। ठीक बात है। जो सोर्स जो है वो रिसीवर को सेंड करता है, वही क्या कहलाता है? मैसेज कहलाता है। वो इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल में मैसेज क्या होता है? एक टाइप का इंफॉर्मेशन होता है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सनल भी हो सकता है और इम्पर्सनल भी हो सकता है। ये क्वालिटी मैसेज की हम पहले ही देख चुके हैं। अधिकतर संदेशों में वे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो या तो लिखित होते हैं या मौखिक होते हैं, रिटन एंड ओरल। साथ ही वेरियस टाइप के अशाब्दिक व्यवहार जैसे शारीरिक भाषा, संकेत भाषा, हाव भाव आदि भी संदेश संप्रेषित करने में प्रयुक्त हो सकते हैं। ठीक बात। संकेतन, संदेश को संकेतों में रूपांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकेतन कहते हैं। ठीक बात है। कोडिंग करना हो गया, ये संकेतन करना यानी कोडिंग करना हो गया। यानी संदेश को, ये जैसे कोई ऐसा संदेश है कि हम चाहते हैं कि ये केवल और केवल रिसीवर को समझ में आए, तो उस कंडीशन में हम उसे संकेतों में बदल देते हैं। ऐसे संकेतों में जो संकेत केवल भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही समझ सकता है, जबकि मीडिएटर या इस पूरे प्रोसेस में यदि कोई और व्यक्ति और सोर्स इन्वॉल्व है तो वो इन संकेतों का मतलब नहीं समझ पाएगा। अब बात करते हैं पाथ या चैनल की। तो वो मीडियम, वह माध्यम जिसके जरिए मैसेज को भेजा जाता है वो कहलाता है आपका चैनल। यह सेंडर, सोर्स और प्राप्तकर्ता या रिसीवर के बीच को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है जिसके द्वारा कोई संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ठीक। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की मुख्य सरणी दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने प्रदान होता है। ठीक है। दो पर्सन आमने सामने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, वो इसका सबसे मुख्य आधार होता है, बेस होता है। जनसंचार साधनों की सरणियां रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि हैं। ठीक है। ये तो हम जनसंचार के बारे में बात पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा जाता है। ठीक बात है। प्राप्तकर्ता पर संदेश के विसंकेतन का उत्तरदायित्व होता है। यानी संकेतों में जो सूचना भेजी गई है उस संकेतों को समझना और समझ के उस इंफॉर्मेशन को जानना, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उस मैसेज को रिसीव करता है। क्लियर हो गई बात? विसंकेतन यानी जो संकेतों के रूप में उसको मैसेज मिला है उसको समझना और समझ के उस इंफॉर्मेशन का डिटेलिंग करना, ये उसकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिकोडिंग वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा संकेतों की व्याख्या की जाती है। समझना और समझ के एक्सप्लेन करना वो क्या कहलाता है? आपका डिकोडिंग करना कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि फीडबैक या पुनर्निवेशन क्या होता है। पुनर्निवेशन वास्तव में एक और संदेश होता है। इससे ये पता चलता है कि संदेश का श्रोतागण यानी ऑडियंस पर वांछित एप्रोप्रिएट इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है। पुनर्निवेशन के अभाव का तात्पर्य एक तरफा संप्रेषण होता है। अब देखिए फीडबैक, ये शब्द आपने सुना होगा। फीडबैक शब्द क्या होता है कि यदि कोई वर्कशॉप या कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ जिस प्रोग्राम से कोई जानकारी, कोई सूचना, किसी प्रकार की नई जानकारी, किसी प्रकार का किसी
नए प्रकार का शैक्षिक माध्यम हमको पता चलता है तो उस कार्यक्रम के आखिरी में अक्सर हमसे फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक से ये पता लगाने में सहायता मिलती है कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले या सुनने वाले या जानने वाले जितने श्रोता हैं, जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस तक के वो थीम, वो बात, वो मैसेज प्रॉपरली पहुंच पाया या नहीं, और यदि कुछ कमी रह गई तो भविष्य में होने वाले उस प्रोग्राम, उस इंफॉर्मेशन के लिए और क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। फीडबैक के अभाव में इसको एक तरफा संप्रेषण कहा जाता है। मतलब यदि केवल वन साइडेड आपको उस प्रोग्राम के द्वारा कोई जानकारी दे दी गई, लेकिन आपसे ये जानने का प्रयास नहीं किया गया कि वो जानकारी अधूरी थी, पूरी थी, आपने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा, यदि आपसे इस प्रकार की कोई जानकारी न मांगी गई, न पूछी गई, तो इस कारण से वो एक तरफा संप्रेषण या वन साइडेड कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, शोर या नॉइस। कोई भी कारक जो प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने या सही अर्थ ग्रहण करने में बाधा देता है, विकृति करता है, हस्तक्षेप करता है, तो वही क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। इसमें संदेश की अस्पष्ट शब्दावली से लेकर खराब दूरभाष संबंध तक हो सकता है। क्लियर बात हमको समझ में आ रही है। ये शब्द हमारे लिए नया नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। नॉइस, शोर होने पर जो कन्वर्सेशन है वो अधूरा रह जाता है। हम सपोज कोई दो पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वहाँ पर किसी मशीन की या किसी प्रकार की कोई जोर की आवाज़ होती है, तो बोलने वाले के या दोनों के आपस की जो बातचीत है वो एक दूसरे ही नहीं समझ पाते हैं, यानी मैसेजिंग में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो संप्रेषण में बाधा का कारक कौन कहलाता है? शोर कहलाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो ये 8 प्रमुख तत्व हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अब बात कर लेते हैं संचार प्रणाली की। संचार प्रणाली में मुख्य रूप से हमें 2 चीजें जाननी है। एक है भाषिक संचार, वर्बल, और दूसरा है अभाषिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन या भाषिक संचार में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह मौखिक भी हो सकता है और या तो लिखित हो सकता है। यह वैयक्तिक, पर्सनल या यांत्रिक यानी मैकेनिकल हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। संदेश का प्रसारण बेहद प्राकृतिक मार्ग या आमने सामने का संचार होता है। भाषिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है। ये कैसा होता है? ये पर्सनल होता है, वैयक्तिक हो सकता है, या तो ये मशीनरी भी हो सकता है। संदेश प्रसारण का जो प्राकृतिक मार्ग है, जो नेचुरल पाथ है, वो आमने सामने का संचार है। देखिए, मौखिक संचार बोलने का मतलब ही है 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी आमने सामने का संचार है। अब अभाषिक या नॉन वर्बल संचार क्या होगा? बोलने और लिखने की अपेक्षा अन्य तरीकों से संदेश का प्रसारण अभाषिक संचार है। इसमें क्या है? संभाव्यता, स्थिति, शारीरिक हाव भाव, मुख अभिव्यक्ति, आंखों से अभिव्यक्ति आदि संकेत शामिल होते हैं। यानी सीधी सी बात है, बोलने और लिखने की अपेक्षा यदि हम संकेतों के माध्यम से करें या अपने चेहरे के भाव से हम कोई संदेश देने की कोशिश करें, तो यही किस में आ जाएगा? अभाषिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ये दोनों प्रमुख संचार प्रणालियां कहलाती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाती हैं। अब देखिए, प्रभावी संचार के लिए जरूरी चीजें कौन सी होती हैं? अपरिहार्य तत्व या मैंडेटरी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं प्रभावी संचार के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पहला पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्टिव है, कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। स्पष्ट ये पता चलना चाहिए कि क्यों प्रेषित किया गया, मतलब मैसेज जो दिया जा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों प्रेषित किया गया है, उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरा जो है वो है उद्देश्य की समन्वयता, स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल, यानी कम से कम वर्ड्स हो, लिमिटेड वर्ड्स में टू द पॉइंट और क्लियर बात बताई जानी चाहिए, क्लियर बात प्रेजेंट की जानी चाहिए, जिससे कि जो मैसेज है वो एकदम करेक्ट हो और क्लियर हो, जिससे सामने वाले को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर पहुंच जाए। उपयुक्त माध्यम, एप्रोप्रिएट मीडियम और लैंग्वेज, भाषा,
संचार के लिए इस्तेमाल भाषा और माध्यम प्राप्तकर्ता के अनुकूल। देखिए, जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं वो उस लैंग्वेज को अच्छे से समझता हो और साथ में वो उसको समझने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, अनुकूल हो। समय अनुकूल संचार समयबद्ध होना चाहिए, ना तो बहुत देरी से जाना चाहिए और ना समय से पहले पहुंचना चाहिए। पुनर्निवेश, यह सुझावों और आलोचना का अवसर देता है। तो ये पुनर्निवेश अभी मैंने आपको बताया तत्वों में फीडबैक की बात। फीडबैक लेने से ये समझ में आता है कि जो मैसेज प्रोवाइड किया गया वो मैसेज में कुछ यदि कमी थी तो उसको अच्छा करने का, बेहतर करने का क्या सुझाव है। ये भी समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर मैसेज में यदि किसी प्रकार की कुछ कमी रह गई तो वो कमी क्या थी, जिससे आगे जब उस मैसेज को पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो इन कमियों को दूर करके मैसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता, विजिबिलिटी, दृश्यता और मैसेज सेंडर यानी संदेश प्रेषक की जानकारी हो तो संचार अधिक प्रभावी होता है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी, विजिबिलिटी और मैसेज सेंडर। लोचशीलता, दृश्यता और संदेश प्रेषक। निरंतरता, कंटिन्यूटी, प्राप्तकर्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप संचार निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में उसको मैसेज, कंप्लीट मैसेज मिल जाना चाहिए। पर्याप्तता, ठीक है, सूचना न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना अनावश्यक बहुत लंबी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन और ना ही शॉर्ट होनी चाहिए जिससे जो मैसेज है वो समझा ही ना जा सके, इतने भी छोटे नहीं होनी चाहिए। एकात्मकता, समान लोगों के साथ भेदभावहीन समान वार्तालाप, ठीक है, समान लोगों के साथ भेदभावहीन समान वार्तालाप होना चाहिए। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, माध्यमों की बहुलता, प्रभावी हो सकते हैं, ठीक है, स्वीकार्यता, माध्यमों की बहुलता प्रभावी हो सकती है, ये प्रभावी करने में मदद करेगी। तो ये सारे एलिमेंट थे। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ प्रश्न। ये 4 प्रश्न ACF के 2017 फॉरेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक बात है। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके जो फाइनल आंसर लिए गए हैं उसके साथ ही हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, व्यवहारिक कौशल यानी सॉफ्ट स्किल इंक्लूड्स, व्यवहारिक कौशल में क्या शामिल होता है, ठीक बात है। तो ध्यान रखेंगे व्यवहारिक कौशल में मोल भाव या नेगोशिएशन शामिल होता है, ठीक है। ये व्यवहारिक कौशल है, व्यवहार, ये व्यवहार वाली बात है, सॉफ्ट स्किल है। तो नेगोशिएशन जो हम करते हैं वो नेगोशिएशन सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सांकेतिक संप्रेषण होता है, तो अब भी हम देख रहे थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने संचार प्रणाली भी देखा था। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें लिखना और बोलना इससे नहीं होता, संकेत यानी केवल और केवल हम अपने फेस एक्सप्रेशन से या कोड के माध्यम से, अपने शारीरिक हाव भाव से हम मैसेज पहुंचाते हैं। तो मतलब ये क्या होगा, शब्दों के प्रयोग के बिना, विदाउट एनी यूज ऑफ वर्ड। इसके बाद देखिए एक सफल संप्रेषक भाषा का उपयोग किस लिए करता है। अ गुड कम्युनिकेटर यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस। भाई कम्युनिकेटर का मेन वर्क है क्या, कम्युनिकेटर या संप्रेषक का वर्क ये है कि जो मैसेज है, जो संदेश है, उसको सही तरीके से, बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो ये क्या होगा, अभिव्यक्ति। उसके बाद उत्तम पारस्परिक कौशल का धनी छात्र क्या बनना चाहेगा। A student with excellent interpersonal skill may be drawn to career such as। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या बनना चाहेगा, वकील बनना चाहेगा, ठीक बात है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए उत्तम पारस्परिक कौशल का होना जरूरी है, जिससे मैसेज प्रॉपर हो, एप्रोप्रिएट हो, शब्दों का चयन बेहतर हो। तो उत्तम पारस्परिक कौशल के सारे एलिमेंट यदि किसी स्टूडेंट पे हैं तो वो क्या बनना चाहेगा, वो वकील बनना चाहेगा। तो ये थे फाइनल आंसर जो लिया गया था एग्जामिनेशन में। सारे पॉइंट्स
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इसमें, तो ये सारा आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हमारे पढ़ंतु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कुछ दिनों में उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी और आपको आसानी हो। ओके, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। साथ ही में एक छोटी सी और जानकारी, हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी प्री और प्री प्लस मेंस की क्लासेस की शुरुआत 17 अगस्त से होने वाली है। इससे संबंधित सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। thepadhantu.com वेबसाइट पर आप जा करके इन कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में छत्तीसगढ़ पीएससी की प्री और प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारे द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है पढ़ंतुओं, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।